गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट कि आप सबने सपोर्ट किया कि वीडियो 10 बजे आएगी तो चलेगा, पर वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आज से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे यूपीएससी की तैयारी कराने के नाम पे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान यूपीएससी के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, धोखाधड़ी कर रही हैं। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया था। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि एक और संस्थान है जिसका नाम है खान स्टडी ग्रुप, KSG। इनको 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया इनके ऊपर। ये पूरा मामला क्या दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने खान स्टडी ग्रुप KSG संस्थान पर भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जैसे आप देखेंगे कि एक ही टॉपर है, वो KSG पे आपको देखने को मिल जाएगा। वही टॉपर आपको दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। वही टॉपर आपको देखेंगे इकरा आईएएस पे देखने को मिल जाएगा। मतलब एक ही बंदा है, एक ही टॉपर है, उसके रैंक भी वही है, लेकिन वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये कहता है कि मैंने यहाँ से कोचिंग की थी, मैंने वहां से कोचिंग की थी। और वही आपको एक ही बंदा 5-6 कोचिंग संस्थानों पे देखने को मिल जाएगा, उसकी फोटो देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में जो एड इंडस्ट्री है, जो विज्ञापन की मार्केट है, वो इतना ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि बड़े से बड़ा एक्टर भी इससे बच नहीं पा रहा है। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े एक्टर हमें बोले जुबान केसरी का प्रचार करते हुए देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पान मसाले का प्रचार करते हैं। और फिर यहाँ जब हम बात करें यूपीएससी की तैयारी की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसी एक्टर से तैयारी करवा नहीं सकते हैं कि एक्टर आकर के प्रचार करे कि देखो मैंने यहाँ से तैयारी की थी और मैं आईएएस बन गया। एक्टर तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन है? जिसने इसकी तैयारी की और जो सिलेक्ट हो गया। इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है अपना प्रचार करवाने का? तो इन्होंने ये गेम खेला कि क्यों ना टॉपर से ही प्रचार करवाया जाए, टॉपर को ही पैसे दिए जाए और उनसे ये कहलवाया जाए कि इन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग की थी और उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया। इससे क्या होता है, मान लीजिए एक टॉपर को उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए, अब इससे बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। या मान लीजिए 20 लाख रुपए दे दिए, अब एक टॉपर की बात सुन करके इनके यहाँ पे 50 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे और सबसे 2 लाख 4 लाख इस तरीके की फीस लेते हैं। तो इनका तो जो 20 लाख गया था वो ऐसे ही निकल गया, उसके बाद इनका बेनिफिट भी निकल गया। तो इन्होंने टॉपर से प्रचार करवाना शुरू कर दिया। और ये एक दो कोचिंग संस्थान की बात नहीं, लगभग सारी कोचिंग संस्थान यही करती है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ये कहा था कि आप लोग ये भी बताइए कि किसने आपके यहाँ से टेस्ट सीरीज ली थी, किसने आपके यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था, किसने आपके यहाँ पे जीएस का कोर्स पढ़ा था, किसने आपके यहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी की थी। मतलब वो जो पर्टिकुलर छात्र है जिसने टॉप किया है, जिसने यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है, उसने आपके यहाँ से क्या कोर्स किया था, आप उसकी भी डिटेल्स दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने मॉक दिया था और आप उसका नाम यूज कर रहे हैं वेबसाइट पे कि आपके यहाँ से सिलेक्शन पाया है। तो इस पृष्ठभूमि में खान स्टडी ग्रुप के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। वैसे ये बहुत अच्छा कदम है। और आप एक चीज और देख सकते हैं कि पीआईबी की जो वेबसाइट है उस पर ये अपडेट दिया गया था। तो अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है, क्योंकि यार देखिए यूपीएससी का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में, ये मतलब इतना बड़ा बन चुका है कि हर कोई चाहता है हम आईएएस की तैयारी करें। पर इसके नाम पे इतना ज्यादा भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, पहले मुर्गे की पहले अंडा आया, इस तरह के क्वेश्चन डाल देंगे, साइड में लिख देंगे कि आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब कुछ भी लिख दो, बस आईएएस या फिर यूपीएससी का नाम डाल दो, वो चल जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, यूपीएससी का पूरा एक स्टैंडर्ड, उसको बदनाम मत करिए। तो इन लोग के ऊपर इसी नाते ये जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके पहले भी 4 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया था। जब हमने वो वीडियो देखी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था। अब देखिए इन्होंने क्या क्या दावा किया था। इनका दावा ये था कि 933 चयनित छात्रों में से 682 केएसजी से हैं। उसके अलावा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के सभी शीर्ष 5 सफल उम्मीदवार केएसजी से हैं। मतलब जो 2022 में टोटल वैकेंसी फिलअप की गई है यूपीएससी के माध्यम से, 933 लोगों का चयन हुआ था। इसमें से ये कह रहे हैं कि जो 682 छात्र वो इनके छात्र हैं और जो टॉप 5 हैं वो भी इन्हीं के छात्र हैं केएसजी के। उसके अलावा ये कह रहे हैं जो इशिता किशोर है, जिनके AIR फर्स्ट आए थे, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आए थे, वो भी इनके छात्र हैं। इनका और दावा है कि सामान्य अध्ययन और सीसेट के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ आईएएस कोचिंग संस्थान यही है। अब इन सारे दावों के ऊपर ये खेल लेते हैं। कोई भी होगा कि जब दावा करता है कि जैसे आप देखें कोलगेट इंडिया का नंबर 1 टूथपेस्ट, इसी तरीके से डाबर रेड वो भी इंडिया का नंबर 1, लाइफ बॉय आएगा वो भी इंडिया का नंबर 1, डेटॉल आएगा वो भी इंडिया का नंबर 1। कोई सेकंड नहीं है, सब नंबर 1 ही है। और जो उपभोक्ता है वो तो बेवकूफ बैठा ना यहाँ पे। आप सारे के सारे नंबर 1 हो, सब नंबर 1 हो, कोई सेकंड पे नहीं है भैया। और हम उसी चीज को देख करके हम कहते हैं हाँ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, चलो फॉग खरीदते हैं। ये है एड इंडस्ट्री, वो हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है कि वही चीज बार बार दिखाई जाती है और हमें लगता है कि वही चीज सच है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने टॉपर के माध्यम से चीज दिखाने की कोशिश की। अब ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छी संस्थान, सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान यही है जो जीएस की तैयारी करवाती है और सीसेट की तैयारी करवाती है। अब बताइए, बहुत सारे छात्रों को देख करके ये लगा होगा कि फिर क्यों ना हम इसमें एडमिशन ले लें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और जिनकी मान लीजिए व्यवस्था नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर डालना शुरू कर देंगे घर वालों के ऊपर कि मुझे अगर आईएएस की तैयारी करना है तो मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है, आप लोग पैसे का इंतजाम कीजिए। बच्चा अपना घर बार छोड़ के दिल्ली जाता है, बाद में पता चलता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो खुद प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं है। बाद में पता चलता है कि जो टीचर आ रहे हैं, जिन्होंने डेमो दिया था वो टीचर ही नहीं आ रहे हैं, कोई और टीचर पकड़ के ले आ रहे हैं। जो गली में घूम रहा है तो उसको पकड़ के ले आए कि चलो तुम ही पढ़ा दो। बाद में पता चल रहा है कि 4 लाख रुपए फीस ले ली गई है और इनका सिलेबस तक पूरा नहीं कराया जा रहा है। बाद में पता चल रहा है कि करंट अफेयर के नाम पे बस मजाक चल रहा है। और यहाँ पे इन्हीं की गलती नहीं है, गलती हमारी भी। जब हम 4 लाख रुपए देके पढ़ते हैं ना, तब हम उसी चीज को सीरियस लेते हैं। अब जैसे फ्री में आप लोग को करंट अफेयर मिल रहा है तो उसकी उतना वैल्यू नहीं है। अभी यही करंट अफेयर
पेड बैच होता ना, तब बहुत सारे लोग उसकी कदर करते, टाइम से आते, टाइम से देखते, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करते। लेकिन अब यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं, लोग को ये लगता है कि जो चीज़ फ्री है वो सही हो ही नहीं सकती है। ये एक धारणा सी बन गई है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जाके एक कंटेंट का लेवल मैच करा लेना, और अगर आपको यूपीएससी के लेवल से मैच करता हो ना मिले तो तुरंत छोड़ देना चैनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं अपने लिए चैनल नहीं शुरू किया हूँ, पैसा कमाने का बहुत माध्यम, ये पैसा कमाना एक पार्ट हो सकता है चैनल शुरू करने का, पर वो मेन पर्पज नहीं है। मेन पर्पज का जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है ना वो सुधरे यार। मैं वैसे भी खर्चा कर रहा था हिंदी के ऊपर, मैं पढ़ ही रहा था, टाइम मेरा जा ही रहा था, 2 घंटा और सही। अगर आप लोग को भी कुछ जानकारी मिल जाएगी तो उसमें क्या गलत है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जहाँ पे 4 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, तो वहाँ पे बहुत सीरियसली तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे आपको वही लेवल मिल रहा है लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दोगे। खैर वो अलग मुद्दा। यहाँ पे देखिए तो इन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए हैं भाई साहब, और यही चीज आप सेम उठा के देखना, बहुत सारी कोचिंग और दावा करते मिल जाएगी कि जीएस की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करवाते हैं, सीसेट की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करवाते हैं, ऑप्शनल की सर्वश्रेष्ठ तैयारी हमारे यहाँ से होती है, हमारे यहाँ से 500 बच्चे सिलेक्ट हुए, हमारे यहाँ से 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए, जबकि वैकेंसी 933 है, सिलेक्ट कितने हो रहे हैं, 1000 सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखो ना कि कितने बड़े लेवल पर गेम चल रहा है, और उसके बाद भी हमें ये चीज समझ नहीं आती है। उसके बाद भी हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये कोचिंग संस्थान अच्छी, देखो एडमिशन लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर है, मैं किसी भी संस्थान को बदनाम नहीं कर रहा, मैं किसी भी संस्थान को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा, पर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आप 2 दिन 3 दिन जाकर के डेमो ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। आप उनसे पूछे कि क्या बाद में यही टीचर पढ़ाएंगे, टीचर बदलेगा तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, तो आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही आईएएस का एग्जाम निकाला है। आपको ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कोचिंग में बैठे थे तो उसके बाद भी नहीं निकलता है। आप खुद सोचो ना, एक ही कोचिंग में आपको 10,000 से ज्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे, सिलेक्शन कितने का होता है अंततः, तो सिलेक्शन होता है 1,000 का, मान लीजिए मोटा मोटा, बाकी के 9,000 का सिलेक्शन तो नहीं हुआ उसी कोचिंग से। तो भैया ऐसा तो है ना कि कोचिंग ऐसा रामबाण तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिला ही देगी। अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपको सिलेबस पता है, पीवाईक्यू आपने देखा है, और ठीक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास, तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं। देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें बताई जा रही है। सीसीपीए क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि केएसडी ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन दिया, लेकिन यूपीएससी परीक्षा 2022 में विज्ञापन सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी उक्त विज्ञापन में छिपाई गई थी। इन्होंने कौन सा कोर्स लिया था, क्या किया था, सिर्फ मॉक टेस्ट दिया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज दी थी, या क्या किया था, वो सारी चीजें नहीं बताई गई थी। इसी आधार पर केएसजी को दिनांक 3/8/2023 को नोटिस भी जारी किया गया था। ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी कि नोटिस जारी किया गया। संस्थान ने अपने जवाब में कहा कि केएसजी द्वारा दिए गए विज्ञापन में दिखाए गए 682 सफल उम्मीदवारों में से 674 ने मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम दिया, जो एक निःशुल्क कार्यक्रम है। अब आप देख लो, यहीं से आप अंतर देख लीजिए। आप 682 का ये दावा कर रहे हैं, जिसमें से 674 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया है, और मॉक इंटरव्यू लोग ना फ्री में कंडक्ट कराते हैं। आपको पता होगा ये लोग बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, क्या करते हैं कि मॉक इंटरव्यू फ्री में कंडक्ट कराएंगे। अब अगर आप अपने ऊपर ही लीजिए, मेरे ऊपर ही आ जाए बात कि मेरा मेंस निकल गया है, मेरा इंटरव्यू की बात है, तो मैं ये सोचूंगा ना कि यार जितना ज्यादा मॉक दे लूँ उतना अच्छा है, और फ्री में देना है, कोई दिक्कत ही नहीं, बस यहाँ से दिल्ली जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ दिल्ली जाने का खर्चा है, बाकी कोई पैसा देना नहीं है। फिर मैं जाके मॉक इंटरव्यू में बैठ जाऊँ। अब जानते हो लोग क्या करते हैं, तो ये लोग पहले ही पेपर साइन करवा लेते हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है, भैया देखो हम आपका मॉक लेंगे, पर शर्त ये कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम आपका नाम अपने कोचिंग संस्थान के पे छाप सकते हैं, आपका फोटो छाप सकते हैं, ये एग्रीमेंट करवा लेते हैं। और भाई स्टूडेंट है वो तो डरा हुआ है क्योंकि उसको सिलेक्शन चाहिए, तो अपने मॉक के चक्कर में वो साइन कर भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या दिक्कत होगी। फिर ये लोग क्या करते हैं, नाम छापते हैं। 682 में से 674 ने सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था। अब ये जानकारी कौन देगा कि जो 682 उम्मीदवारों का दावा कर रहे हो आप सफल होने का, उन्होंने सिर्फ उनमें से 674 लोगों ने सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया। ये जानकारी आपने क्यों नहीं दी, ताकि लोग को पता चले कि हाँ एक्चुअल में जानकारी क्या है। अब 682 आप बताओ तो लोग को तो ये लगेगा कि यार पूरी कोचिंग की तैयारी यहीं से की थी और इनका सिलेक्शन हो गया, तो चलो मैं भी यहीं पे चलता हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जानकारी देनी चाहिए थी। इसी के बेस पर इनके ऊपर ठोक दिया गया 5 लाख रुपए का जुर्माना, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम है। और सिर्फ इसी संस्थान के ऊपर नहीं, कोई भी संस्थान ऐसा काम करती है तो उनके ऊपर 5 लाख रुपए का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोकना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं यार हम लोग से। मतलब एक एक स्टूडेंट से 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेते हैं, और इनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब कोई फायदा ही नहीं। समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि जो एक समुद्र में से एक बूंद निकालने जैसा है। भाई एक एक स्टूडेंट से तो ये 5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, आप उनके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही है कि कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ इन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, अब कम से कम ध्यान तो दिया जाने लगा है, इनके ऊपर काम तो किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया ना जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए कुल 11,35,697 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 13,090 अभ्यर्थियों ने सितंबर 2022 में आयोजित लिखित परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा जो थी उसमें भाग लिया था। और फिर यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए गए थे वो कितना गए थे, तो 2,529 उम्मीदवारों ने परीक्षा के व्यतिरिक्त परीक्षण यानी कि वही इंटरव्यू दिया था।
अंत में विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा कुल 933 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। फॉर्म कितना भरा गया था? 11,35,697, जिसमें से लगभग 50% लोग प्रीलिम्स में ही नहीं बैठे होंगे, और जो प्रीलिम्स में बैठे थे उनमें से कितने लोग मेंस लिखे थे? तो 13,090 लोगों ने मेंस लिखा था। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कितने लोग का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था? 2,529। और फाइनल सिलेक्शन कितना हो? तो 933। आप ये रेशियो देखिए, यही रेशियो है कि पढ़ाई करने वालों का भी सेम यही रेशियो। सब्सक्राइब करेंगे 1,00,000 लोग, वीडियो देखेंगे 10,000 लोग, उसमें से भी सीरियसली देखेंगे 2-4 हज़ार लोग, और अंततः सिलेक्शन इन्हीं का होता है। तो यही रेशियो अपने तैयारी में भी चलता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताया कि कितना अंक होता है और क्या-क्या चीज़ें। तो आप दोस्तों ये देखिए ना कि 682 में से 674 छात्र ऐसे थे इनके, जिन्होंने क्या कहते हैं सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था। और ये सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की गाथा नहीं है, मैक्सिमम कोचिंग संस्थान वालों के साथ यही होता है कि उनके यहाँ पे मॉक देते हैं, फिर टेस्ट सीरीज देते हैं और वो लोग नाम छाप देते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आप अपने लेवल पे तैयारी कर सकते हो तो कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में आपको कोचिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। डिजिटल मीडिया नाम का एक चीज़ है ना, वो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देगा। यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया होगा, अगर आप उसका सही से यूज करना जानते हो तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के। बस वही है कि हम उसका सही से यूज नहीं करते हैं। हम इंस्टाग्राम के लिए यूज करते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी पढ़ाई के लिए उसका यूज नहीं करेंगे। दोस्तों वैसे मेरा यही मानना है कि अगर आप लोग को कोचिंग जाना भी है तो पहले उस कोचिंग के बारे में अच्छी जानकारी लीजिए। जिसने आपके आसपास अगर कोई उस कोचिंग से पढ़ रहा हो, किसी ने पढ़ाई की हो, किसी का सिलेक्शन हो, तो उससे बात कीजिए। उसके बाद किसी कोचिंग संस्थान में जाइए, या फिर डेमो लीजिए, तो वहाँ पे वेरीफाई कराइए कि बाद में क्या यही टीचर पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि डेमो के लिए दी बेस्ट टीचर ला के आपके सामने खड़ा कर देंगे, फिर डेमो दे करके 2-3 दिन, उसके बाद में 1 आध महीने वो पढ़ाएगा, फिर बाद में दूसरा टीचर ला करके खड़ा कर देंगे, फिर बोलेंगे उन सर की तबीयत खराब है, ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमने तो इनके भरोसे एडमिशन लिया था कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, हमें समझ आ रहा है। अब यहाँ पे किसी भी गले के टीचर को उठा के लाके खड़ा कर दो। और कई सारे कोचिंग संस्थान की तो ऐसी भी शिकायत देखने को मिली कि वो कोर्स भी पूरा नहीं कराते हैं, करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी उठा के दे देंगे, उसके बाद पता ही चल रहा है कि तैयारी नहीं सही से हो पा रही है। तो आप लोग को इन सारी चीजों से सावधान रहना है। ये रहा आपके एससी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा गया है। गणित ज्ञान का संगीत है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इससे इसी तरीके से पूछा जा रहा है, फिलोसफिकल टाइप का। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। देखिए इस तरीके का इससे लिखने का बस एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्टनेस आएगी, जितना ज़्यादा आप इसके लिए अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आप इससे लिख पाएंगे। उसका कोई और तरीका नहीं है, उसके लिए कोई आपको फिक्स वे नहीं बता सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं ब्रॉड एरिया। आप इसमें क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे वो कोई नहीं जानता। वही चीज़ मैं कुछ और लिखूंगा, वही चीज़ आप कुछ और लिखेंगे, और आप ही नहीं, मान लीजिए आप ही अगर 4 बार लिखेंगे ना, पहली बार आप लिखेंगे तो कुछ और लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे तो उसमें कुछ और जोड़ देंगे, तीसरी बार लिखेंगे तो उसमें कुछ और जोड़ देंगे, और चौथी बार लिखेंगे तो कुछ और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इससे के लिए क्या करना, प्रैक्टिस करनी। मुझे पता है कि ऐसा टॉपिक है, इसको सुन के आ रहा हो यार इसके बारे में क्या लिखें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो मैं मान ली कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक एक पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा, पर गणित क्या है ये समझ आ रहा है ना, ज्ञान क्या है ये समझ आ रहा है ना, संगीत क्या है ये समझ आ रहा है ना, ये 3 शब्द आपको मिल गए ना, तो आप इन 3 शब्दों के ऊपर खेलिए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कम से कम आप 2-2 लाइन तो लिख सकते हो ना। रामानुजाचार्य हो गए, बहुत बड़े बड़े जो गणितज्ञ उनका नाम ले सकते हैं। गणित के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है उसका नाम ले सकते हैं। आप देखेंगे जैसे जो बिल्डिंगें खड़ी की जाती हैं उनके ऊपर गणित का कितना ज्यादा उपयोग किया जाता है। जो आप ताजमहल है आगरा में, उसको बनाने के लिए कितना अच्छा ज्यामिति का प्रयोग किया गया है, गणित का प्रयोग किया गया है। ये सारे एग्जाम्पल आप इंक्लूड करिए कि गणित का कितना अच्छा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखिए, पर लिखिए जरूर, क्योंकि अंततः आपका सिलेक्शन आंसर राइटिंग से ही होने वाला है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इससे इथिक्स और आपका ऑप्शनल, यही 3 चीजें हैं जो आपको अंततः आईएएस बनाने वाली हैं। तो अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो सिलेक्शन भूल जाइए। चाहे आप 4 लाइन लिखिए, चाहे आप गलत लिखिए, चाहे अच्छा लिखिए, चाहे खराब लिखिए, पर लिखिए जरूर। अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि शांति तथा विकास के लिए विश्व साइंस दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या रखेगी 2023 के लिए, तो बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। दोस्तों इस आर्टिकल में गवर्नमेंट की तारीफ की गई है कि 2014 के बाद से गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप दिया जा सके, हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छे लेवल पे लेके चला जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन आपको एज अ आईएएस एस्पिरेंट, एज अ आईएएस ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट की ना तो तारीफ करनी है ना तो बुराई करनी है। आपको क्या करना है कि भारत सरकार की तारीफ करनी है, और अगर आपको ये लगता है कि भारत सरकार कुछ गलत कर रही है तो आपको आलोचना भी करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे ना, पब्लिक पोस्ट पे, तो आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इस आर्टिकल को हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा इसमें कुछ दिया गया था उसको मैंने निकाला है, बाकी गवर्नमेंट की तारीफ हो। आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुई, चाहे आज वर्तमान सत्ता में जो भी हो, या फिर चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो ना, वो एक ना एक दिन बदलेगी। तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं काम करना, आपको किसके लिए काम करना है, भारत के लिए काम करना है, भारत सरकार के लिए काम करना। और ये जो भारत सरकार है ना, ये मतलब कोई भी हो सकता है, कल का आप ही अगर बन जाएंगे तो आप भी भारत सरकार बन सकते हैं। तो ये अलग चीज है, भारत सरकार अलग चीज है और पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल असहमत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको इज्जत और प्यार से एकदम सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए असहमति जताइए। पता चले कि हाँ कोई आईएएस एस्पिरेंट है जो ऐसी बातें बोल रहा है, आप तर्क के बेस पे काम करिए।
तो यहाँ पे इस आर्टिकल में भर भर के गवर्नमेंट की तारीफ की गई है, उसके लिए इस हिसाब से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो इंपॉर्टेंट डेटा था, उसको हमने निकाला है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के बाद के वर्षों में प्रभावशाली दर से बढ़ी है, और आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अभी कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जल्दी ही एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर आप लोग को याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। वित्त वर्ष 2023 में यह साल दर साल 7.2% की दर से बढ़ी है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। अब देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। एक बार तो मुझे याद है कि कोई एग्जाम था, उसमें डायरेक्टली ये पूछ लिया गया था कि जो IMF है उसके द्वारा कितना अनुमान लगाया गया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था किस रेट से बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की सालाना वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो फिर से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज, यानी कि जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, इन सब की बात की जा रही है, जापान हो गया, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था उनके बारे में बात की जा रही है कि इनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी, तो भारत है। भारत वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और IMF द्वारा 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया। देखिए वही दोनों चीज आगे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी। वैसे ये टर्म आप लोग इतनी बार सुन चुके होंगे कि आप लोग को ये सपने में भी याद हो गया कि भारत वर्तमान समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए इस आर्टिकल का हम यूज कहाँ पे करेंगे। पहली बात, कहीं पे अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं और हमें कोई आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए आते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी सुधर रही है, बिगड़ रही है, उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, तो वहां पे आप ये फैक्ट यूज करेंगे। दूसरा, कई बार आप देखें कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, और कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, घट रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिले, तो आप वहां पे ये सारे फैक्ट्स डाल सकते हैं, वहां पे आपके पक्ष में तर्क होंगे। वर्तमान आर्थिक लाभ भी पूर्व कोविड-19 अवधि की आर्थिक चुनौतियों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निहित है। इस सदी के पहले दशक में विश्व व्यापार में मजबूत वृद्धि और घरेलू ऋण में उछाल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी थी। 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विश्व व्यापार में वृद्धि गिर गई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापार प्रोत्साहन कम हो गया। जब 2007-8 में वैश्विक मंदी आई थी, तब आप सभी को पता कि अब जब वैश्विक मंदी नाम से ही पता चला है, तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, उसमें नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, यानी कि वो गिर गई। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कोविड-19 के पहले का टाइम था, और यहाँ पे आप कह सकते हैं विशेष रूप से 2014 के पहले का टाइम था, तो वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी 2008 के बाद से वो गिर गई थी, उसको संभालने के लिए 2014 के बाद, अब समझ सकते हैं 2014 क्यों टाइमलाइन दिया गया, वही सरकार की तारीफ करने के लिए। तो इन्होंने इस आर्टिकल में यही बताया कि 2014 के बाद बहुत सारे कदम उठाए गए थे, जिसके नाते भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आई। तो आप ये बताया जा रहा है कि जो 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, उसके नाते भारतीय अर्थव्यवस्था, और न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई थी, गिरावट देखने को मिली थी उसमें। उसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे जो कारपोरेट क्षेत्र था उसमें भी आपको वृद्धि देखने को नहीं मिली, इसका जो कर था वो भी सही तरीके से पेमेंट नहीं हो पा रहा था, इसके ऊपर जो ऋण का बोझ था वो भी इसको अदा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आप कह सकते हैं लोन पे चलती हैं, तो जब ये लोन की अदायगी ही नहीं कर पाएंगे, बैंकों को पैसा ही नहीं देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे थी। फिर एनपीए में वृद्धि हुई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि आप कह सकते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली। तब जब ये लोग बैंकों को पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर दिवालिया घोषित हो जाएंगे। जब बैंकों को पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक लोगों को कहाँ से पेमेंट करेगा, क्योंकि आप ये पूरा स्ट्रक्चर होता है कि हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, बैंक वाले देते हैं व्यापारियों को, या फिर जो बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधा करने वाले उनको देता है, ये लोग मार्केट में लगाते हैं और वही वस्तुएं बनाते हैं, तो फिर हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं और फिर इसी पैसे पे हमें ब्याज मिलता है। तो ये सारा पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो जब बैंक अपने जो लोन लिया है उन्होंने पैसा ही पेमेंट नहीं कर पाएंगे बैंक को, जो कंपनियों ने लोन ले रखा था, तो फिर जाहिर सी बात है कि बैंकों के पास पैसा भी नहीं रहेगा। जब बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर मार्केट में कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। जब मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा तो आर्थिक उत्पादन जो भी कम हो जाएगा। जब आर्थिक उत्पादन कम होगा, मांग कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा ही कम रहेगा, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। रियल एस्टेट में ऊंची कीमतों के साथ बैलेंस शीट पर दोहरे तनाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश दर कम हो गई थी। अब यहाँ पे ये बता रहे कि 2014 के बाद सरकार ने उपाय किया, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार हुआ है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसको निकाल लेंगे, जो भी डेटा दिएगा आप उसको निकाल लेंगे। और कई बार ऐसा पूछा जाता है ना कि वर्तमान समय भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है, कमी कर रही है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आपको यहाँ ये सारे तर्क हैं। अर्थव्यवस्था के एक सुव्यवस्थित उदारीकरण के परिणाम स्वरूप शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में ऊपर की ओर बदलाव यानी कि वृद्धि देखने को मिली है। 2015 में पेश किए गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी ने सफलतापूर्वक अपराध को संबोधित किया है और बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए को कम किया है, जिससे निजी कॉर्पोरेट निवेश के लिए मंच तैयार हुआ है। तो ये सुधार बताए गए। तो आप सुधार में पहले क्या लिख सकते हैं कि 2015 में लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो ये पहला सुधार हो गया सरकार का। फिर दूसरा सुधार इन्होंने क्या बताया, तो 2016 के विमुद्रीकरण को, जो मुद्रा बंद की गई थी, प्रचलन से बाहर की गई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि जो विमुद्रीकरण किया गया था उसके माध्यम से। तो दो स्टेप ये हो गए सरकार के।
इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि जो 2017 में लागू किया गया था जीएसटी, तो इसके बारे में ये बात करें कि जीएसटी से जो कर राजस्व है उसमें वृद्धि देखने को मिली। जब कर राजस्व में वृद्धि देखने को मिली तो सरकार के पास पैसा पहुंचा। जब सरकार के पास पैसा पहुंचा तो उसने सार्वजनिक व्यवस्था में खर्च किया, योजनाएं बनाने में खर्च किया, लोगों के ऊपर खर्च किया। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? जीएसटी। 3 स्टेप हुआ अभी कि 3 स्टेप सरकार ने उठाया था अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। 2019 में कारपोरेट कर की दर को दुनिया में सबसे कम में से एक में कटौती से कारपोरेट रिजर्व में वृद्धि हुई है और जिसका लाभ उच्च निवेश के वित्त पोषण के लिए उठाया जा रहा है। यानी कि 2019 में क्या कदम उठाया गया था? जो कॉर्पोरेट में कर लगाया जाता है उसकी दर को कम कर दिया गया। तो चौथा स्टेप है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किस नाते हुए थे? ये सारे 4 कारण हुए। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2022 में सरकार ने एक बड़े कैपेक्स, ये कैपेक्स क्या है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म है कैपेक्स। इसका क्या मतलब होता है? पूंजीगत व्यय, यानी कि ऐसा व्यय जिससे हमारी पूंजी का निर्माण होता है। जैसे अब अगर कोई मशीन में निवेश करता है तो उसको पूंजीगत व्यय माना जाता है। यानी हम कभी भी कोई भी ऐसा निवेश करते हैं जो फ्यूचर में हमें पैसा वापस करने वाला है, यानी कि हम फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलने वाला है, तो उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कैपेक्स शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पूंजीगत व्यय का। कैपेक्स कार्यक्रम की शुरुआत की और राज्य सरकारों को उनके कैपेक्स बजट को बढ़ाने के लिए संसाधन सहायता प्रदान की। वित्त वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6% से केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023 में 2.7% तक बढ़ गया और वित्त वर्ष 2024 में इसे 3.3% तक बढ़ाने का बजट है। यह सब राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के बजटीय अनुपात में शामिल करते हुए किया गया। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि कैपेक्स है उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बस इतना सा बताया जा रहा है। अब ये जो कैपेक्स का बजट बढ़ाया गया था उसके पीछे की वजह क्या थी? तो उसके बारे में बताया कि जो भौतिक बुनियादी ढांचा है, वही जो मैंने आपको कहा ना कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो फ्यूचर में हमें रिटर्न देगा, तो उसमें तो इन्वेस्ट करना ही था, यानी कि इसको तो बढ़ावा देना था। उसके अलावा एक और इनका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो जो कॉर्पोरेट निवेश है उसको क्राउड इन करना। अच्छा, आपने क्राउड आउट इफेक्ट के बारे में सुना होगा। क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी चीज, मान लीजिए कोई कंपनी है नाम की, अब इसका शेयर लगातार गिरता जा रहा है, तो यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर हैं सब के सब एक साथ अपना कहेंगे कि मेरा निवेश वापस कर दो, सबके सब अपना जो भी निवेश है वो वापस लेने लग जाए एक साथ। तो होता है कि बहुत भगदड़ से मच जाती है। जैसे बैंक हो जाए, किसी को पता चल जाए कि बैंक ए है, अब ये फ्रॉड होने वाला है, ये बैंक दिवालिया घोषित होने वाला है, तो सारे लोग क्या करेंगे? सबके सब अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो एक साथ जब ये प्रक्रिया होती है तो इसी को क्राउड आउट कहा जाता है। इसी की विपरीत प्रक्रिया यानी कि सारे के सारे लोग एक साथ निवेश करना शुरू कर दें तो इसी को क्राउड इन प्रक्रिया कहा जाता है। यानी क्राउड इन प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि एक्सिस बैंक के डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023 में निजी कॉर्पोरेट निवेश में 22.4% की वृद्धि हुई। 19 में से 15 क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश में विस्तार देखा गया है। उसके अलावा आर्थिक विकास में तेजी लाने के साथ साथ सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसा कि सबका साथ सबका विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित भी होता है। इसने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए कई कदम उठाए। आजीविका वृद्धि हो गई, कौशल विकास हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति अथक सरकारी समर्थन ने भारत में गरीबी की घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे एक और डेटा आपको देखने को मिलेगा। बात की जा रही है नीति आयोग के बारे में। इसके द्वारा एक इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है, अगर आप लोग को याद हो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें यह बताया गया कि 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं। किसके द्वारा बताया गया? तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, जो इंडेक्स आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके द्वारा ये बताया गया है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं पर नीतिगत फोकस के कारण ग्रामीण जीवन स्तर में ठोस प्रगति हुई है। 2019 से 21 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, बिजली तक पहुंच, बेहतर पेयजल स्रोतों और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज सहित ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से संबंधित संकेतकों की एक श्रृंखला में महत्वपूर्ण सुधार के पर्याप्त सबूत प्रदान करता है। यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, इसने ये बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सुधार देखने को मिला है, चाहे उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, चाहे बिजली तक पहुंच के क्षेत्र में हो गया, इन सारे क्षेत्रों में सुधार देखने को मिल रहा है। उसके अलावा संस्थागत जन टीकाकरण और स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में भी तेजी देखने को मिल रही है, इसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। कृषि के लिए सरकार के समर्थन से फलों, सब्जियों, डेयरी और पशुधन उत्पादों और मत्स्य पालन में अभूतपूर्व वृद्धि दर हुई है। नतीजतन खाद्य टोकरी में फलों और सब्जियों की हिस्सेदारी 2021 में बढ़कर 19.4% हो गई है। पशुधन उत्पादों का प्रतिशत कृषि खाद्य के कुल उत्मूल का लगभग 38% हो गया। आप सोचेंगे सर ये तो बोल दिया, मेरे कुछ समझ नहीं आया, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो देखिए आपसे एक आ जाएगा ना, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है ना कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताइए जिसके नाते कोविड-19 के बाद या फिर 2014 के बाद से या फिर वर्तमान सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रही है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको वही सारे कदम गिनवाने हैं, जैसे बैंक एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, जीएसटी का कदम हो गया और विमुद्रीकरण हो गया। उसके अलावा जो कंपनियां हैं उनकी कर की दर जो उसको घटाना हो गया। तो ये सारे कदम उठाए गए वर्तमान सरकार के द्वारा
जिससे कि हमारे यहाँ पे निवेश बढ़े, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिले। और इसी नाते कहा जा रहा है कि 2027 तक हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया IMF के द्वारा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे ना ऐसे डायरेक्टली वन डे टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IMF के द्वारा कब तक कहा गया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 तक। ये एक न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में आप देखेंगे तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को कि आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये ठीक चीज नहीं है और बार बार हमें इंटरफेयर करना पड़ता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये मतलब एक अलग तरीके की दुनिया होगी जहाँ पे बार बार न्यायपालिका, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको आके ये बोले कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, ठीक चीज नहीं है कि बार बार मुझे बोलना पड़ता है। जैसे बार बार मैं आपको बोलूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग करो, आप लोग इससे लिखो, ये बार बार मैं बोलूँ तो ठीक चीज नहीं है। तैयारी आप करें तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है कि सिलेक्शन मिल जाए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए मैं अपनी तुलना सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि यार कुछ काम भी कर लिया करो, सारे लोग हमारे पास ही आते हैं, वैसे भी केस की कमी है क्या? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर ध्यान देने के साथ एक इष्टतम मासिक धर्म स्वच्छता नीति को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। देश में सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूल में प्रति महिला आबादी पर लड़कियों के शौचालयों की संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल स्थापित करने का निर्देश दिया है। आजादी के बाद 3/4 सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अब भारत मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाने के करीब पहुंच गया है। यानी अभी तक यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर के कोई नीति नहीं है, कोई हमारे पास मॉडल नहीं है, कोई आदर्श नहीं है कि अगर इतनी लड़कियां एक स्कूल में पढ़ती हैं तो इतनी लड़कियों के ऊपर एक शौचालय होना चाहिए, या फिर इतनी लड़कियों के ऊपर जो सैनिटरी पैड है इतना होना चाहिए, या फिर उनको किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, इसको लेकर के हमारे पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में प्रगति और शहरीकरण के विस्तार ने मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को युवा महिलाओं के एक बड़े समूह की पहुंच में ला दिया है। सामर्थ्य अभी भी एक मुद्दा है। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के व्यापक समूह की राह में बाधाएं खड़ी हैं। इसका प्रमाण अप्रमाणिक है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 73% ग्रामीण महिलाएं और 90% शहरी महिलाएं मासिक धर्म सुरक्षा की स्वच्छ पद्धति का उपयोग करती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पीरियड है ना, वो बहुत ही एक कह सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन होती है हर लड़की के लिए। अच्छा, जैसे मेरी ही बहन है, अब मुझे भी पता है कि उसको पीरियड आता है, मेरी बहन को भी पता है कि मेरे भाई को ये बात पता है कि मुझे पीरियड आता है, फिर भी वो शर्माएंगे। अगर उनको कोई दिक्कत देखने को मिलेगी तो वो घर पे नहीं कहेंगे। और सोचिए ना, अगर एक लड़की अपने घर पे सेफ फील नहीं करे तो बाहर क्या सेफ फील करेगी? हम कहते हैं कि लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं है, पहले हम अपने घर में तो देख लें, घर में सुरक्षित है, वो हमारे सामने कितना ओपन हो रही है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सेफ फील कराएं। और सबको पता ना यार, पीरियड नॉर्मल चीज है, प्राकृतिक चीज है, पीरियड आने में कोई गलत थोड़ी ना है, बल्कि गलत तब है जब पीरियड नहीं आए। पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि उसके टाइम पे साफ सफाई रखनी है। अगर आपको जानकारी है तो आप अपनी छोटी बहन को बताइए, अगर आप लेडीज हैं तो खास करके बताइए। क्योंकि जनरली होता है ना कि जो भाई लोग होते हैं वो अगर बताने की कोशिश भी करे तो छोटी बहन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। तो अगर आप लोग की कोई छोटी बहन होगी तो उसको जरूर बताइए इसके बारे में। यार ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, इसके बारे में क्या शर्म करना है, इसमें हमारा कोई दोष थोड़ी ना है। ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको पीरियड आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तब दिक्कत है ना, तब तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान देनी चाहिए और ये हर घर की बात होनी चाहिए। खास करके जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे तो इन सारी चीजों के बारे में बात ही नहीं की जाती है। उनको अगर आप गलती से आपके मुंह से निकल भी गए तो ऐसा लगेगा कि यार कितनी बड़ी गलती कर दी, पाप कर दिया तुमने। ये सारी चीजें मुझे बहुत खराब लगती हैं। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर कोई क्षेत्र था ना, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पीरियड के टाइम पे मिट्टी का प्रयोग करती हैं साफ सफाई के लिए। अब आप सोच के देखो, जो वहाँ मिट्टी पाई जाती है उसका प्रयोग करती है साफ सफाई के लिए, तो उनको कितना दिक्कत देखने को मिलती होगी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग की मौत हो जाती है यार, पीरियड के टाइम पे साफ सफाई ना करने की वजह से इतना सारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके ऊपर भी ध्यान दें। तो वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट लगा रही है कि क्या कर रहे हो, महिलाएं भी तो है, हमारी 50% आबादी तो महिलाओं की, अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते तो कैसे देश विकसित होगा, कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। 15 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीके का उपयोग करती हैं। यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 58% था और ये बढ़कर के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 78% देखने को मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं जो महिलाएं थी, जो युवा महिलाएं 15 से 24 आयु वर्ग की, इनके बीच जागरूकता बढ़ रही है। ये लोग अच्छे से कदम उठा रहे हैं, अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, पीरियड के टाइम पे स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं। और ये प्रतिशत पहले कितना था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में, ये 58% था, ये बढ़ करके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 78% हो गया है। और यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली कि जिन्होंने लगभग 12वीं तक पढ़ाई की है उनके बीच, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके बीच, तो जो 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है उनके बीच ये स्वच्छता को लेकर के ज्यादा जागरूकता है, वो लोग ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं। जबकि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो उनके बीच थोड़ी सी कम जागरूकता है। और जनरली होता है हर क्षेत्र में, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थोड़ा सा ज्यादा शर्म करते हैं, वो इस बारे में बात करने में बहुत अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की उनको इस बारे में बताया जाता है। और मेरा तो यही मानना है कि जो हमारी बायोलॉजी की बुक होती है ना, उसमें इनको इंक्लूड करना चाहिए।
और खास करके अगर आपको लगता है अनकंफर्टेबल है, तो जब ये सारे ऐसे कोई टॉपिक आते हैं तो लड़कियों की एक अलग क्लास बना दो, और यहाँ पे कोई महिला टीचर वो बताए लड़कियों को कि ये चीज़ें होती हैं। यार ऐसे चीज़ें जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक कोई भी इंसान हुआ ना, उसके दिमाग में बहुत सारी गलत गलत अवधारणाएं चलती हैं, और इसी चक्कर में हम उल्टे सीधे कर्म करने लग जाते हैं। हम किसी और से सलाह लेंगे जिसको कुछ खुद ही नहीं पता है, वो उल्टा सीधा कुछ बता देगा, फिर हमें दिक्कत देखने को मिलेगी, फिर और प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी बात करने से बचता है। और वैसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। देखिए ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करिए, और चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें चाहे ना करिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या गलत है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। तो मिला जुला के मुद्दा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को डांट लगाई कि 4 हफ्ते के भीतर आपको इसके ऊपर ब्यौरा देना है कि आपने क्या नीति बनाई है। आप नीति बनाइए स्वच्छता से संबंधित जो भी पीरियड को लेकर के है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए, उनको नैपकिन उपलब्ध करवाइए, ताकि महिलाओं को दिक्कत देखने को ना मिले। और ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें ट्रेंट बोल्ट के बारे में, ये ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए 50 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और ये कभी पूछेगा भी तो वनडे एग्जाम में पूछेगा। यूपीएससी रेयरली, मतलब 0.0001% चांस है कि यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। मैं तो बल्कि 100% श्योर हूं कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। अब बहुत खराब टाइम चल रहा होगा तब भी पूछेगा। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम की कैप्टन थी, इनका नाम था मिक लैनिंग। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए होता क्या ना, आपसे ऐसे 3-4 नाम दे देगा और इधर दे देगा फील्ड उनकी, फिर मैच कराने के लिए कहेगा। और ये जनरली स्टेट पीसेस में खूब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। नाम तो सुना होगा सुना नहीं होगा। पर बात करें परनीत कौर के बारे में, अभी बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही है, तो इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा करके जीता है, तो वी ज्योति को हरा करके जीता है गोल्ड मेडल। इनका नाम याद रखिएगा, परनीत कौर नाम है। और दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल चल रहा था, कहाँ पे, गोवा में। इसका शुभंकर क्या रखा गया था, तो इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था मोगा। इसमें इस बार टॉप किसने किया, तो पहले स्थान पर इसमें है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर इसमें सर्विसेज, अभी एक वही है, पूरी टीम में कोई स्टेट नहीं है, सर्विसेज करके है। तीसरा है हरियाणा। तो ये रैंकिंग आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो आप देख सकते हैं कर्नाटक के तैराक श्री हरि नटराज को मेल कैटेगरी में दिया गया। खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। और ओडिशा की जिम्नास्ट थी संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, इनको महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था आयोजन, तो गोवा में हुआ था। देखिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछेगा पहले इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, दूसरा इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया, मेल वाले में, फीमेल वाले में, इसका शुभंकर क्या रखा गया था। और यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो अगर पूछता भी तो ओलंपिक को लेकर के पूछता है। लेकिन जो आपके स्टेट पीसीएस हैं या फिर जो वनडे एग्जाम है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछेगा, बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये स्टेट स्पेसिफाइड न्यूज है, आपसे इससे खूब क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है, इंटरव्यू में भी बन सकता है। देखिए बहुत जनरली पूछ लेगा ना कि आपका क्या विचार है, जो अभी बिहार में रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया गया है। इंटरव्यू में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है, या सही है कि गलत है। और जो आपसे मेंस में पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि इसके पीछे की क्या प्रक्रिया है, कैसे कोई कोटा बढ़ा सकता है, और फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है समाज के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछ लेगा। और यहाँ पे बात करें बिहार के बारे में, तो इसने क्या किया, जो कोटा था, कोटा राजस्थान वाला कोटा नहीं, आरक्षण वाला कोटा, इसको बढ़ा करके 65% कर दिया है। जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी समाज के वंचित लोग हैं, उनके लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे 10% EWS का कोटा भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो अब बिहार में टोटल कोटा कितना हो गया, टोटल आरक्षण 75% हो गया है, जिसमें कि 10% आरक्षण किसका, EWS वालों का। बाकी का 65% जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जैसे कि ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, इनके लिए। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी गई है, आप ये देख लीजिए। जैसे 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, EWS कोटा के साथ यह विधेयक बिहार में आरक्षण को 75% तक बढ़ा देगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से कहीं अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा जो निर्धारित की थी आरक्षण के बारे में, कौन से केस में की थी, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992 में। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, तो इसको याद रखिएगा कि इंदिरा साहनी मामला बनाम भारत संघ का मामला जो था 1992 का, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण दीजिए, कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल दीजिए आरक्षण, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे किसको कितना आरक्षण दिया गया, पहले कितना था उससे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, देख लीजिएगा आप लोग। एबीसी के लिए कितना किया जा रहा है, तो पहले 18% था, इसको बढ़ा करके 25% किया जा रहा है। पिछला वर्ग यानी कि बीसी के लिए कितना किया जा रहा है, 12% पहले था, इसको बढ़ा करके 18% किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 16% से बढ़ा करके 20%। और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कोटा को दोगुना कर दिया गया, पहले 1% था, अब इसको 2% कर दिया गया। और जो बीसी महिलाओं के लिए मौजूदा 3% आरक्षण था, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जो बिल पास हुई है उसके अकॉर्डिंग किसका आरक्षण खत्म किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा प्रीलिम्स में, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी मेंस में तो पूछेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये संवैधानिक रूप से ठीक है कि नहीं। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है, सही किया गया, गलत किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे खूब बन सकते हैं बहुत आसानी से।
और यहाँ पे बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया। सिडबी क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने समझौता किया किसके लिए? एक हस्ताक्षर किए जो महिला नीति उद्यमों की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी कि यहाँ पे रोजगार में बढ़ावा देंगे महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं को लेकर के जो रोजगार का क्षेत्र इसके तहत, इस योजना के तहत उसको बढ़ावा देंगे। अब यहाँ पे आरपीएफ के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा कई सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत अक्टूबर माह में 601 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। अच्छा, नाम से पता चला है नन्हे फरिश्ते यानी कि बच्चों के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा आरपीएफ के द्वारा और भी कई सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, पहला हो गया नन्हे फरिश्ते, फिर हो गया मानव तस्करी विरोधी प्रयास ऑपरेशन AHT, फिर ऑपरेशन जीवन रक्षा, जीवन बचाना। तो ये सारे कई सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं आरपीएफ के द्वारा, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये बताया कि कितने लोग को बचाया गया है, तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार आपसे पूछ लेते हैं ना कि ऑपरेशन किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है और किस लिए कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे एक बार मुझे याद है कि बिहार पीसीएस में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी सहेली या ऐसे कोई वो था, आरपीएफ का ही था वो भी, कि इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है। फिर ये पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेशन अभी शुरू किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो उसमें था सखी वाला ऑप्शन था, वो सही था। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपसे किसी और स्टेट में पूछ ले या ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, या फिर कौन सा कार्य होगा इसका, ये ऑपरेशन किस लिए चलाया जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा उद्यमता संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय SC/ST हब और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मेघालय के शिलोंग में एक मेगा सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ये सब वन लाइनर टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक आयोजित की गई है। अब क्योंकि ये सारे टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते यूपीएससी की दृष्टि से, इसलिए मैं उसको उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन पर्पज ना यूपीएससी है। पर ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्टेट पीसीएस हो गया और वनडे एग्जाम हो गया, वहाँ पे खूब पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे बात करें दिल्ली कैंट स्थित आर्मी बेस अस्पताल ने एक समग्र वेस्टिबुलर प्रयोगशाला की स्थापना करके अपने पहले से उन्नत अस्पताल में एक और अत्याधुनिक उपचार प्रक्रिया को शामिल किया है। इस लैब की स्थापना के बाद संतुलन विकारों और वर्टिगो रोगियों को अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद है। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन 7 नवंबर 2023 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना और सेना चिकित्सक कोर के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी ने किया था। अब ये क्या है, बाकी सारी चीजें देख लीजिएगा। यूपीएससी के लिए सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर जो अगर कोई स्टेट स्पेसिफाइड की तैयारी कर रहा है, वनडे की तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी देख रहा है, तो भैया ये जो मैं दिखाता हूँ ना, ये आपके लिए समझ लीजिए कि अमृत है एक तरीके से, ये रामबाण है, इसको मतलब नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। आज पहला दिन था, मुझे भी उतना मतलब ठीक नहीं लगा 10 बजे वीडियो ला करके, थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता ना। मेरा वो पूरा माइंड सेट था कि 8 बजे वीडियो आनी चाहिए, पर कल जैसी स्थितियां बनी फिर 10 बजे लाना। उम्मीद करता हूँ कि कल से मैं और भी अच्छे से आप लोग को नेक्स्ट लेवल पे लेक्चर देखने को मिलेगा। आप लोग को लगेगा कि हाँ, अगर पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़िए। अगर आज बोलने में जो भी गलती उसके लिए माफ करिएगा दोस्तों, पर कल से वीडियो बहुत ही अच्छे से आने वाली है। आज फर्स्ट डे था तो उतना ज़्यादा हुआ नहीं, और फिर आज मुझे थोड़ा सा ब्लड चेकअप कराने के लिए भी जाना था, थोड़ा टाइम वहीं पर लग गया। और हाँ यार, एक चीज़ और कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जो डेंगू है और टाइफाइड इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं भी अभी आज अपना ब्लड दे के आया हूँ उसको चेकअप कराने के लिए। डोनेट नहीं किया हूँ चेकअप कराने के लिए गया था। पहले चेक तो करा लो, तब ना डोनेट करेंगे, पता चले कि खुद ही नहीं ब्लड है और सही नहीं है, पहले हम ही संक्रमित और किसी और को जाके संक्रमित कर दे रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को थोड़ी सी भी शिकायत देखने को मिल रही है ना, आपको लग रहा है कि सुस्ती फील हो रही है, थकावट फील हो रही है, तो एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लेगा, पर आपकी सेहत के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि इस समय डेंगू और टाइफाइड बहुत तेजी से फैल रहा है। तो पूरा दिन थकाट अगर फील होती है तो एक बार उसको जरूर चेक करा लीजिएगा। और अपनी फैमिली सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर पसंद आएगा, और नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक भले से आपको नहीं दिखाता है, पर मुझे दिखाता है, जो भी यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो उनको दिखाता है। और अगर आपको लगता है कि पसंद आया तो लाइक करिए, आपको लगता है पसंद नहीं आया डिसलाइक करिए, कमेंट करिए कि ये चीज़ कमी रह गई थी, इसको और अच्छे से किया जा सकता था। कुछ भी आपका सुझाव हो, कोई भी आपकी समस्या हो, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो ईमेल आईडी मैंने इसीलिए दे रखी है ना, उसको और किस लिए दे रखी है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप ईमेल कर दीजिए, उसको लागू करने के ऊपर काम किया जाएगा। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और खास करके जो कल सपोर्ट मिला उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। अब ये वीडियो और भी अच्छे लेवल पे लेके आएंगे। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। थैंक यू।